हमारे साथ इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक टेलीविजन और रिपब्लिक भारत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लाइव हैं। योगी जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको? योगी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आपको? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, एक बार और चेक करते हैं योगी जी। मैं अर्नब बोल रहा हूं, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार ऑडियो चेक फिर से कर लेते हैं। बहुत हमारे सारे जितने दर्शक हैं, आज इस लाइव इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बेसब्र हैं। योगी जी एक बार और फिर से कह रहा हूं, योगी जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूं। क्या मेरी आवाज अभी आ रही है क्लियरली आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगी जी नमस्कार। नमस्कार। आप तो हाँ, आपकी आवाज आ गई। नमस्कार। तो पहली बात तो यह है योगी जी कि आज आपको बहुत 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 बधाई, क्योंकि ये जो आपकी आज जीत है, कोई कैलकुलेट करे कि 67 सीटें मिले हैं आपको 75 में से, यानी कि करीब 85% सीट, पंचायत चुनाव में 85% सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो बहुत बहुत बधाई योगी जी इसके लिए। और इसका क्या प्रभाव होगा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में असेंबली चुनाव से पहले? अर्णव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का यह परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर विकास और लोक कल्याण के जो कार्य हुए हैं, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है। और आज 75 में से 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बने हैं। जो ट्रेंड 2014, 2017, 2019 में लोकसभा, विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव में था, यही 2022 में भी विधानसभा चुनाव में रहेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी मैं खुलकर आपसे बात करना चाहता हूं। आज बहुत दिनों के बाद आपकी हमारी 1-to-1 बात हो रही है, तो सवाल सबके मन में यह भी है योगी जी कि पिछले 3, 4, 6 महीनों में एक ट्रेंड बनी थी और एक लॉबी बनी थी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली की लुटियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें। जो लोग ये कह रहे थे कि कोई भी इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए, मगर योगी आदित्यनाथ को रोकना है किसी तरह से। ये जो टूलकिट थी, ये टूलकिट यही सोच रही थी कि इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती और लड़ने नहीं देना चाहिए। ये ऐसा क्यों था? ये टूलकिट इतनी एक्टिव क्यों हो गई थी? देखिए, लुटियन टूलकिट का मैं बहुत प्यारा रहा हूं पहले से ही, क्योंकि ये जो टूलकिट है यह भारत और भारतीयता से इसका कोसों तक कोई संपर्क नहीं, कोई संवाद नहीं और कोई इनका उससे प्यार भी नहीं। उत्तर प्रदेश को ये लोग दंगा प्रदेश बनाने के पक्षधर हैं। उत्तर प्रदेश को अराजक प्रदेश बनाने के लोग पक्षधर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज के जूठन पर पड़ने वाले लोग हैं। इसलिए जब हम लोग माफिया राज पर प्रहार करते हैं, प्रदेश के गुंडा राज को समाप्त करते हैं, प्रदेश की अराजकता को समाप्त करते हैं, प्रदेश को दंगा मुक्त करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी सबसे खराब प्रतिक्रिया कहीं से आती है तो इसी जो है टूलकिट की ओर से आती है।
और उस टूल किट को भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में समय समय पर जवाब भी दिया है। आगे भी हम लोग इसका जवाब उन्हें देंगे। योगी जी, इनका कहना यह था और जो इन्होंने नैरेटिव बनाई थी कि इस बार योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ गए और कोरोना काल में सेकेंड वेव के बाद योगी आदित्यनाथ पहले से कमजोर है, तो क्या आपको लगता है कि आज का जो पंचायत चुनाव का जो नतीजा निकला है उससे उनकी सोच बदलेगी? देखिए, उनकी सोच बदले ना बदले, वे कभी बदलेंगे नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता का जो संकल्प है 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलते हुए देश को देखा है। 2017 के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देश की जनता ने देखा है, स्वीकार किया है। और मुझे लगता है यही जो विश्वास है जनता का, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इस पूंजी के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी। ये जो लुटियन टूल किट है ये पूरी तरह फिर से बेनकाब होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। योगी जी, पिछले चंद हफ्तों में ही हमने देखा है हर दिन एक फर्जी खबर निकलती, हर दिन। गाजियाबाद के फेक वीडियो के बाद भी पूरी मीडिया, पूरी लॉबी, और ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूं सिर्फ उत्तर प्रदेश से सीमित नहीं है, पूरे देश भर में, और सबसे ज्यादा हमने देखा विदेशों से भी टारगेट है। तो ये गाजियाबाद की जो फेक वीडियो थी, इसका एक ही इनकी केंद्र बिंदु था, ये कहना कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते रहते जितने मुसलमान हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। एक जय श्री राम का एंगल लगाया गया था और हर दिन एक फर्जी खबर आती है। सिर्फ गाजियाबाद की बात ही नहीं है, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से मुनव्वर राणा का जो ये केस था, इसको भी सांप्रदायिक रंग दिया गया, इसको भी हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया, राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। क्या ये उनकी ओर से चुनाव की तैयारी है? अर्णव जी, देखिए 2017 में 19 मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा चयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया था, तब से हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा रही है और हम लोगों ने हर एक परीक्षा को पास करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र पक में होते रहे हैं और उसने हमें और भी परिपक्वता दी है। लोनी की घटना रही हो या मुनव्वर राणा के पुत्र का प्रकरण, सब दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने, प्रदेश के सामने, आम जनमानस के सामने आ चुका है और आगे भी इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे। हम लोग पूरी तरह इसके प्रति अवेयर हैं। मेरे केवल अपील होगी मीडिया के साथ कि कोई भी इस प्रकार के मनगढ़ंत, जब कोई भी न्यूज आते हैं, इस प्रकार की चीजें कोई भेजता है, तो हम उसकी सत्यता की परख एक बार जरूर कर लें, क्योंकि जब हम इस प्रकार के मनगढ़ंत मुद्दों को मीडिया ट्रायल का विषय बनाते हैं तो कभी कभी उससे व्यापक जनहानि होती है और उसके कारण जनता को और प्रदेश को काफी कीमत चुकानी होती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के पाप में किसी को सहभागी नहीं बनना चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते और सत्य कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। योगी जी, दोनों जो केस थे जिनके बारे में अभी बात की हमने, मुनव्वर राणा, गाजियाबाद, लोनी वाली जो घटना है, जो फेक न्यूज है, और आपको भी ये मानना पड़ेगा, मैं भी इस बात को मानना हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी आप पर बहुत फोकस है और ये कहते हैं कि
योगी आदित्यनाथ एक हिंदू मिलिटेंट लीडर, हर दिन जो अमेरिका के अखबार में जो लिखा जाता है, योगी आदित्यनाथ हिंदू मिलिटेंट लीडर। आपको मुख्यमंत्री होते हुए भी 5 साल होने को आए, उसके पहले कई बार आप सांसद रहे, राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई दशक हो गए अभी पॉलिटिक्स में, मगर आपको जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया हमेशा एक हिंदू मिलिटेंट लीडर यानी कि हिंदू उग्रवादी नेता के तौर पे आपको प्रोजेक्ट क्यों करती है? देखिए, उनकी सोच जितनी होगी उतना तो बोलेंगे। एक हिंदू होने पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है और मेरा हिंदू संस्कार ही मुझे सर्वपंथ समभाव की प्रेरणा भी देता है। सबका साथ, सबके विकास की प्रेरणा हमें मेरे हिंदू होने के कारण ही प्राप्त हुई है। कोरोना कालखंड रहा हो या उससे पहले, प्रदेश में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, मेरे हिंदू होने के कारण ही मैं उसको कर पा रहा हूं कि कोई मुझ पे आरोप नहीं लगा सकता कि योजनाओं का लाभ देने में हमने कोई भेदभाव किया है। लेकिन हां, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कानून के नजरिए में अपराधी कोई भी रहा हो, वो किसी भी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय का हो, कानून के नजरिए में हम लोगों ने उस सब के साथ वही सख्ती दिखाई है जो एक अपराधी के साथ होनी चाहिए और हम लोग उसी तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पहले नजरिए अलग अलग होते थे, यानी हिंदू का अपराध है तो अपराध मान्य होता था, लेकिन अगर कोई दूसरा समुदाय है तो उसका अपराध हमेशा माफ होता था। दंगाइयों को बुलाकर के मुख्यमंत्री के घर में सम्मानित किया जाता था, उनके सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया जाता था ऐसे दंगाइयों को और देशद्रोहियों को। पहले इस देश के सुरक्षा संस्थानों पर हमला करने वाले, हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। आज ऐसे लोगों को ठूंस करके जेल के अंदर डाल करके उनको सजा करवाई जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के टूल बनकर के लोग उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अराजकता पैदा कर रहे थे, उनको बुरा लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके एक एक टूल कहीं ना कहीं उनका इलाज हो रहा है, तो उनका स्वाभाविक रूप से चिढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं, हम लोग अंतिम दम तक प्रदेश की सेवा करेंगे और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा, उनकी समृद्धि और उनके सुख के लिए कार्य करना, इस देश से हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। हर मुद्दे पर जो बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट होता है, पूरी फोकस अब योगी आदित्यनाथ पर है, उत्तर प्रदेश पर है। योगी आदित्यनाथ जी उन जो आपके ऑपोजिशन के नेता हैं उनमें कंपटीशन चल रहा है ये प्रूव करने के लिए कि योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यही एंगल है कि एक सांप्रदायिक रंग चुनाव के पहले दिया जा रहा है और यही लोग आप पर भी अब एक अलग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस पर आप विस्तृत तौर से जवाब दें, क्योंकि पूरी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देख रही है, बहुत लोग लाइव देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस बात का जवाब दे कि उन पर आरोप लगाते हैं, ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कि हर मुद्दा योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनावी मुद्दा है। जैसे कि जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा, योगी जी जो जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा अभी निकला है और जो इसके बारे में डिटेल्स सामने आए हैं, ये पूछते हैं कि ये बात योगी सरकार चुनाव के पहले क्यों ले आई है, आज से 2-3 साल पहले क्यों नहीं लाए। तो उनका सवाल है टाइमिंग पर। देखिए, हम लोग लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाए, जो एक्ट बनाए हैं, यह चुनाव के बहुत पहले बना लिए हैं। दूसरा, हम लोगों ने इस कानून को कहीं दुरुपयोग नहीं किया। प्रदेश के हित में और देश के हित में जहां उपयोग करना था वहां उपयोग कर भी रहे हैं। जो अभी तात्कालिक
महत्व से जुड़ा हुआ एक मुद्दा सामने आया है। देखिए, ये केवल धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पर एक बहुत बड़ी सेंध लगाने का षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसकी आड़ में देखिए घटना कहां से होती है। गाजियाबाद में एक आश्रम में 2 लड़के जाते हैं वहां पर एक संत से मिलने के लिए। उन्होंने बाहर रजिस्टर में जब सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पूछा कि नाम अपना बताइए, तो उन्होंने हिंदू नाम बताया। छद्म नाम से वे घुसपैठ करना चाहते हैं। उनकी तलाशी ली गई तो कोई असला नहीं बरामद हुआ, लेकिन उनके जेब में एक सर्जिकल ब्लेड जरूर मिला। और सर्जिकल ब्लेड जब उनके जेब में मिला तो उससे उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई। सामान्य पूछताछ में यह हुआ कि भाई एक सामान्य लोग हैं, हिंदू हैं, सामान्य रूप से मिलने के लिए गए होंगे। लेकिन जब ये जानकारी मेरे पास आई तो मैंने इसी बात को पूछा कि भाई सर्जिकल ब्लेड क्यों? क्योंकि सर्जिकल ब्लेड ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होता है, और ऑपरेशन थिएटर में इतना यानी इतना शार्प होता है कि यह अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो जिस व्यक्ति पे इसका दुरुपयोग कोई करेगा तो मुश्किल से कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो मैंने इसकी तह में जाने के लिए कहा, तत्काल मैंने कहा इसको आगे बढ़ाओ। जब हमारी एजेंसियों ने उन्हें पूछना शुरू किया तो ये तथ्य उजागर होने लग गए कि साहब ये जो हिंदू नाम है, ये पहले तो हिंदू ही नहीं है, ये तो मुस्लिम है, और ये छद्म नाम से घुस रहे थे। फिर ये सर्जिकल ब्लेड कहां से आया? तो फिर पता लगा इनका कुछ प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण में कहां ये सर्जिकल ब्लेड उपयोग होता है भाई? फिर कहां से इनके सूत्र जुड़े हुए हैं? तब बटाला हाउस का नाम आता है। फिर मोहम्मद उमर गौतम का नाम आता है। मोहम्मद उमर गौतम कौन? 1984 में एएमयू में इसे मुस्लिम बनाया जाता है, और फिर इसने तब से बटाला हाउस के माध्यम से पूरे देश 25 राज्यों में इसने अपना तंत्र फैलाया था धर्मांतरण का, और दुनिया की तमाम ऐसी एजेंसियों के माध्यम से इसको पैसा फंडिंग होता है, पैसा हवाला के माध्यम से आता है। और वो सारे हमारे पास सारे प्रमाण है, सारे तथ्य हैं। हमारे यहां पर पूरा एक टीम काम कर रही है। 500 लोगों की टीम को मैंने लगाया है इसमें। कोई एक सामान्य एक व्यक्ति नहीं, एक अधिकारी नहीं, 500 हमारे अधिकारी इस पूरे उसमें लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, मूक बधिर बच्चों को कैसे निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों के माध्यम से घर के अंदर घुसपैठ करना, पूरे परिवार को फिर धर्मांतरित करना। मैसेजेस भी, क्योंकि एक मूक बधिर बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। व्हाट्सएप के मैसेज आप नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, हम विशेष साइबर एक्सपर्ट ही उन मैसेजेस को निकाल सकता। उसके माध्यम से चीजें हो रही थी। और फिर उन बच्चों को इतना जिहादी बना देना कि उनको सुसाइड स्क्वाड के रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करना, आस्था के केंद्रों पर हमला करने में उनका इस्तेमाल करना, वीवीआईपी पे हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करके ये दुरुपयोग करने की एक साजिश का हिस्सा था। उस बड़े षड्यंत्र को हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। हम इसकी तह में जा रहे हैं, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हम देश के सामने लेकर के आएंगे। योगी जी, जो बातें आपने अभी कही, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको सुनकर। और ये डिटेल लोगों के बारे में लोगों के पास पता ही नहीं था। अभी भी लोग जो आपको लाइव रिपब्लिक नेटवर्क पर देख रहे हैं, वो अभी रिएक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को खुद संदेह हुआ पहली बार। और दूसरी बड़ी हेडलाइन जो है कि 500 लोगों की टीम इस पर लगी हुई है। और तीसरी बात जो है आपको सुन के मुझे लग रहा है कि कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और चौथी बात जो मुझे लग रहा है, और मैं चाहता हूं एक और बार इस पर आप रिएक्ट करें, कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग चाहते थे इसको एक कंट्रोवर्सी बनाकर, हिंदू मुस्लिम रंग देकर, सांप्रदायिक बनाकर योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पे ले आएंगे। मुझे नहीं लगता आपको सुनकर अभी कि आप इस मुद्दे पे बैकफुट पे जाने वाले हैं। मुझे तो लगता है आप इस पर और आगे कुछ बड़े खुलासे करने वाले। मगर आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। जो लोग कहते हैं इलेक्शन के पहले क्यों, इलेक्शन के पहले क्यों, मैंने उनको कहा उस दिन मेरे प्रोग्राम में जो लोग आए थे, मैंने उनको उल्टा पूछा था कि क्या इलेक्शन के पहले
तहकीकात बंद होनी चाहिए, तो उसका कोई जवाब नहीं था। मगर चाहता हूं कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहें। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुहूर्त देख करके नहीं होता है। जब कोई भी षड्यंत्र सामने आता है उसका पर्दाफाश उसी समय किया जाना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय क्षति न करने पाए। और मुझे लगता है यूपी पुलिस और एटीएस की एक कार्रवाई उसी का हिस्सा है। यह कह देना, हर एक नजरिए को चुनाव के साथ जोड़ करके देखना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति हमारे लिए सब कुछ नहीं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इस षड्यंत्र में जो भी संलिप्त होगा उसे पर्दाफाश करेंगे, प्रदेश और देश के सामने सच्चाई को लेकर के आएंगे। हमारी एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। जी 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 ना, प्लीज नहीं, आप प्लीज अपनी बात हम एक चीज को सामने लेकर के आएंगे। मैंने फिर योगी जी, ये राम मंदिर के इशू को मैंने कह दिया ना कि हम लोग जी 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 तो मेरा अगला सवाल यह है योगी जी कि राम मंदिर के इशू को किसी तरह से ऑपोजिशन सामने रखना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। आपने देखा है कि एक तरह से राम मंदिर को कंट्रोवर्सी में लाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्या यह भी आप इसको चुनाव के साथ लिंक्ड देखते हैं? देखिए अर्णव जी, आप इस बात को जान रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज से नहीं, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता जगत में हैं और एक सकारात्मक पत्रकारिता को आपने हमेशा प्रश्रय दिया है, बढ़ावा दिया है। राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का समाधान आजादी के तत्काल बाद हो सकता था, नहीं होने दिया गया। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का समाधान नहीं होने दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस विवाद को जिंदा रखना चाहते थे। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का, सैकड़ों वर्षों का विवाद का पटाक्षेप हुआ और आज भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई जब आगे बढ़ी, तो ये वही लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। मुझे याद है जिस दिन राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था, उत्तर प्रदेश के बारे में जो आशंकाएं थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, जिस प्रकार से स्वागत किया था, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे शांतिपूर्ण दिन था। सामान्य दिनों में कहीं छिनैती, कहीं लूट, कहीं पर कोई ना कोई वारदात होती है 25 करोड़ की आबादी के इस राज्य में। लेकिन जिस दिन राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला आया था, उस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी घटना नहीं घटित हुई, यानी सचमुच राम राज्य स्वयं उतर गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब राम मंदिर के निर्माण का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो जिन लोगों को यह विवाद ही रहे और उन लोगों का सारा प्रयास इसी पर था, वे लोग कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? आखिर उनको कुछ तो करना है, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो षड्यंत्र करेंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कुछ तो मुद्दे लेके आएंगे। और वही लोग हैं जब अनलगल प्रलाप फिर से कर रहे हैं। कोई मुद्दा जब नहीं मिला तो उन्होंने राम मंदिर पर फिर से प्रहार करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में भ्रम और गुमराह करने की स्थिति पैदा कर दी। मैं इस बात को कह सकता हूं, कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने एक एक मुद्दे का जवाब दे दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। मार्केट रेट से कम दाम पर जमीनें खरीदी गई हैं
और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं इनका सत्य से कोसों तक कोई संबंध नहीं। योगी जी, आपको क्या लगता है, अभी दिल्ली में एक ही बात पर हमेशा चर्चा हो रही कि योगी आदित्यनाथ को इस बार रोकना है, किसी तरह से भी योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से रोकना है। जिन लोगों को आश्चर्य हो गया था जब आपको अचानक 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने अपना नंबर 1 मिशन सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने का रखा है। और अखिलेश ने कहा कि इस बार हम सारी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। हर दिन एक नया मोर्चा सामने आता, हर दिन। और कई लोग कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक सारे मोर्चे एक साथ हो जाएंगे अगर योगी को विफल करना है। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी जो राजनीतिक इसमें एनालिसिस क्या है योगी जी, जो मैथमेटिक्स कहती है, जो गणित है, राजनीतिक गणित है कि अगर ये सारे पार्टियां एक साथ हो जाएं तो क्या आपको टेक ऑन कर सकेंगे? जी 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 जी, बोलिए बोलिए। 2019 में उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ चुके हैं और 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर प्रदेश ने और देश ने विश्वास किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो भी कार्य कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, उनका मार्गदर्शन है और मैं कहता हूं सभी एकजुट होकर के लड़ भी चुके हैं, आगे भी लड़ना चाहेंगे। कोई हमें वो नहीं, हर एक दल को अपना गठबंधन करने का पूरा अधिकार है और मैं उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 300+ सीटों के साथ 2022 में फिर से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही और अपने लिए आपने टारगेट रख दिया, यह भी एक हेडलाइन हो गई 300+। मगर योगी जी फिर से आपको पूछूंगा कि अभी तक मायावती जी ने कहा कि हमको अलायंस के साथ नहीं है, मगर जो लोग राजनीतिक एनालिसिस करते हैं, जिनका काम है नंबर देखना, नंबर गिनना, वो कहते हैं कि लास्ट में जाके अगर कोई मास्टर स्ट्रोक हो जाए और सपा, आम आदमी पार्टी, बसपा सब लोग मिल जाए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो शायद जो है मामला कुछ अलग हो सकता है। अगर सारी पार्टियां मिल जाए, क्या आप चैलेंज कर रहे हैं कि सारी पार्टियां मिल भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को? क्योंकि देखिए योगी जी, देखिए एक इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। कई लोग जरा विस्तृत तौर से सवाल पूछना चाहता हूं आपको मैं। आज बहुत दिनों के बाद आपकी मेरी चर्चा हो रही है। मैंने तो सोचा था कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आके एक साथ बात करेंगे, मगर मौका जब मिला है तो ये है, देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है राष्ट्रीय स्तर पर। नेशनल पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि जैसे मोदी जी को हराने के लिए सबको मिलना पड़े, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को विफल करने के लिए सबको एक साथ मिलना पड़ेगा, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर सब मिल जाए तो देखिए 2019 में सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है यूपी में, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। 2019 की स्मृतियां सबके जेहन में होगी और इसलिए 2022 के लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो निर्धारित लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसे अचीव करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 300+ सीटों के साथ प्रदेश के अंदर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के चुनाव जीतेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में भी बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी राजनीतिक नेता हो, मुख्यमंत्री हो, अगर फिर से कुर्सी में आना चाहे, फिर से आपने जैसे कहा 300 सीट लेकर फिर से सरकार चलाना चाहे, तो अपने व्यक्तिगत कारणों से हमेशा नहीं करते। उनका कोई बड़ा विजन होता है, कोई एजेंडा होता है। और जरूर आज भी योगी आदित्यनाथ के लिए
कोई ना कोई अनफिनिश्ड एजेंडा, यानी कि कोई अधूरा एजेंडा जरूर होगा। योगी जी, आपका अभी भी 5 सालों के बाद अधूरा एजेंडा कौन सा है? कोई विषय, कोई इशू जिस पर आपको लगता है अभी भी आपका कार्य अधूरा रहा? देखिए, हम लोगों ने कोई भी अधूरा नहीं छोड़ा है। हम अधूरी बातों पर विश्वास भी नहीं करते। हम तो पूर्णता पे विश्वास करते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि हमने एक दो अर्ध कुंभ को भी कुंभ बना दिया था जी। इसलिए आधे पर और एक काट छांट पर हमारा विश्वास ही नहीं होता है। हमारा तो पूर्णता पे विश्वास है। पूर्णता को लेके चलते हैं। योजना बनेगी सबके लिए, सबका साथ, सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को अंगीकार किया है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। विकास की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य और बेरोजगारी की दर सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। क्या आप इसको सफलता नहीं मानते? सबसे बड़ी आबादी का राज्य, कोरोना में सबसे अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश देता है। क्या इसको सफलता नहीं मानते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य किया है, ये प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए किया है। इन्हीं चीजों को लेकर के हम आगे भी निरंतर कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। मुझे लगता है कि कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। क्या आप संतुष्ट हैं आपके सरकार के परफॉर्मेंस कोरोना को लेकर? जो कोरोना के आंकड़े हैं, क्या उसको लेकर आप संतुष्ट हैं योगी जी? क्योंकि इस पर काफी टारगेट किया गया। आपको लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब गंगा नदी में लाशें बह रही हैं, इस तरह की एक छवि बनाई गई। योगी जी, अर्णव जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 से 25 करोड़ की है। हमारे लिए एक एक मौत दुखद रही है और उस दुखद मौत के लिए उन सभी परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। मार्च 2020 से लेकर के आज 3 जुलाई हो गई हैं। 3 जुलाई 2021 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 22,600 मौतें हुई हैं। मेरे आंकड़े आप नोट करिए। 22,600 मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी का राज्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर 1,20,000 के आसपास मौतें हुई हैं। परिणाम किसका अच्छा है? प्रबंधन किसका अच्छा है? मैं ये निर्णय आपके ऊपर सौंपता हूं, आपके दर्शकों के ऊपर सौंपता हूं, वही इसका जवाब दें। प्रबंधन किसका अच्छा है? उत्तर प्रदेश का या उन राज्यों का या दिल्ली? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी और दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी। उत्तर प्रदेश के अंदर 22,600 मौतें, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हैं, ये भी हमारे लिए दुखद है। लेकिन दिल्ली 2 करोड़ की आबादी, 25,000 से अधिक मौतें। किसका प्रबंधन अच्छा है? दिल्ली सरकार अगर हम जब कोरोना प्रबंधन की बात करेंगे तो हमें इन सब पे चर्चा करनी। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं करती। उनका कहना है, आपने जो आंकड़े रखे वो कहते हैं कि हमारी उतनी सहायता नहीं होती। राजस्थान की सरकार भी कहती है जी। इसका देखिए, इस प्रकार के आरोप में कोई सत्यता नहीं और इस प्रकार का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको केवल उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार को जो आरोप लगा रही है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ जी। सेकेंड वेव में यूपी को मिल रही थी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। यूपी को मिल रही थी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन।
उत्तर प्रदेश में हम लोग हर व्यक्ति को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे थे और दिल्ली को मिल रही थी 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, और तब भी दिल्ली के अंदर क्राइसिस थी। ये मिसमैनेजमेंट और ऑक्सीजन का दुरुपयोग नहीं था तो क्या था। और जब उन्होंने और मांग की और भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की तो वे ड्रॉ कर गए। आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आ रही है, ऑक्सीजन ऑडिट की रिपोर्ट सामने आ रही है, ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें तो इस बात को दिखाती हैं कि किस तरीके से लोग स्थिति को पैनिक करके जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे ही वैक्सीन को लेकर के भी अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है भारत सरकार ने देश के अंदर, ये तो खुली बैठक होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करते थे, मुख्यमंत्रियों के सुझाव मांगे जाते थे, फिर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता था, राज्यों को मदद की जाती थी, उनकी डिमांड के अनुसार वहां मदद भी की जाती थी। पहली बार हुआ है जब देश के अंदर किसी महामारी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने लीड करके पूरे देश को मार्गदर्शन भी किया और हर प्रकार का संभव भी किया, हर संभव प्रयास भी किए, हर संभव सहयोग भी किया। इस प्रकार का आरोप मुझे लगता है कि यानी राजनीति के घटिया स्तर को ही प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है इस प्रकार के आरोप अस्वीकार्य होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं इस बार कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई, पुरानी स्पीच निकालकर उसका वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने कहा, जब राजभर के पार्टी के साथ इस बार कोलिशन हुई तो कहा इस बार मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो गारंटीड अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। जो संवैधानिक पोस्ट है उसको एक तरह से धार्मिक रंग दिया गया। योगी जी, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, तो मैं चाहता हूं इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। और योगी, और इस बात दूसरी बात देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी का रोल है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बंगाल में ज्यादा उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की, मगर कह रहे उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे। देखिए, ओबीसी एक बड़े नेता हैं, देश के अंदर उनका अपना जनाधार है। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी का गठबंधन करने का अधिकार है। मैं उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता हूं, और किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार होना चाहिए कि अपने अनुसार गठबंधन करें, चुनाव लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के इस चैलेंज को स्वीकार करती है, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में भारी बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। हम केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर, जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, एक एक योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के नागरिकों तक पहुंचाया है, आम जनमानस तक पहुंचाया है। उन मुद्दों को लेकर के हम भी जनता के सामने जाएंगे। हर एक दल को जाने का अधिकार है, हम किसी को न रोक सकते हैं, न रोकने का अधिकार हमारे पास है। आखिरी सवाल योगी जी, आखिरी सवाल, और यही बात होती है, हमेशा आपके साथ बातचीत होती है तो मैं टाइम लिमिट क्रॉस कर देता हूं, मगर एक आखिरी सवाल, और बहुत रिएक्शन भी आ रहे हैं, आप लाइव हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। योगी जी, आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव और 2017 के चुनाव में दो जो सबसे बड़े डिफरेंस है इन दोनों चुनाव के बीच में, कि 2017 में बीजेपी किसी एक नेता के लीडरशिप में उन्होंने उत्तर प्रदेश का सरकार नहीं उन्होंने लड़ा था। इस बार आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। मगर दूसरी बात यह भी है कि इस बार योगी जी, इस बार देश भर में एक ही बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसका नतीजा एक तरह से राष्ट्रीय चुनाव के लिए ड्रेस रिहर्सल होगा। 2024 के लिए 2022 एक सेमीफाइनल बन गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इसके साथ साथ आप पर, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, लोग अभी भी कहते हैं कि आप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप पर व्यक्तिगत प्रेशर कितना है? इन दोनों बातों पर जरा विस्तृत तौर से हमें जवाब दें।
देखिए, ये बात सच है कि मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं और मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन बनना भी नहीं चाहता हूं। राजनीति मेरे लिए सब कुछ नहीं है और मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं कि मुझे जनता के हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी के मूल्य और सिद्धांत वो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं को लेकर के मैं कार्य करता हूं। जहां तक 2017 और 2022 की आप बात करते हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अराजक, दंगाग्रस्त, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, वंशवाद और जातिवाद का शिकार प्रदेश था। उत्तर प्रदेश की देश और दुनिया के अंदर जो छवि थी, लोग उससे भयभीत होते थे। लेकिन आज 2022 में जब विधानसभा चुनाव की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश भी सामने है। और ये जो नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ये लोगों में विश्वास भरता है, लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और ये उत्तर प्रदेश हर एक नागरिक के लिए गौरव का स्थल बन चुका है। और 2022 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 2024 में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका के साथ केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो 2014 में, 2019 में जो परिणाम उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, उससे भी बेहतर परिणाम देने की ओर अग्रसर होगा। आपसे बात करके तो लग रहा है कि आप उतने प्रेशर में नहीं हैं जितना आपके जितने आलोचक हैं वो चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, एक बार और आज की जो ऐतिहासिक नतीजे हुए हैं पंचायत चुनाव में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी, नमस्कार और धन्यवाद। अर्णव जी, आपको नमस्कार, आपको और पूरे रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और एक अच्छे मिशन के लिए कार्य करने के लिए अभिनंदन भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद।